जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित बिल्डिंग ए रेजिलिएंट इकोनॉमी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इस सब्जेक्ट पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और इस अवसर पर इस हाल में उपस्थित संस्था के चेयरमैन और संस्था के निदेशक, कीनोट स्पीकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रतिनिधि, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, अन्य संस्थानों के आए हुए डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं, उन सभी का, विभागाध्यक्ष आपके संस्थान के, फैकल्टी मेंबर्स संस्थान के, जितने भी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं संस्थान के मैनेजमेंट का आभारी हूं कि 2001 से मैं AKTU, जब उस समय उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, तब से संपर्क में हूं। लेकिन आज पहला अवसर है कि आपके संस्थान में ये अवसर दिया है आपके शिशिर जी ने, उनके लिए मैं आभारी हूं। उनके पूरे आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनका भी आभारी हूं, लारंग जी का, जो हमारे विश्वविद्यालय के एसोसिएट डीन भी हैं मैनेजमेंट के। मैं इसलिए बता रहा हूँ एसोसिएट डीन है मैनेजमेंट के कि अगर कोई भी रिफॉर्म करना हो आपको मैनेजमेंट के लिए तो आपके संस्थान से शुरू हो सकता है। और जो भी लोग इनपुट देंगे तो ही विल कन्वे द इनपुट टू मी, एंड जो भी चीज़ें हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने भी अवसर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में जो पूरी टीम लगी हुई है और जिन्होंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, उनको मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये काफ़ी अच्छा टेक्निकल टॉपिक है। और ऑल्दो कि ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी हूँ, लेकिन आपने जो टॉपिक चुना है वो इस देश को आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्रदान करने वाला है। इसको अगर आप पूरे टॉपिक को अगर ऐसे देखिए, रेजिलिएंट इकोनॉमी पॉलिसीज स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिया, तो आप इसका, जैसे क्या होता था, हम लोग हाई स्कूल में एक हमारे को सब्जेक्ट आता था इंग्लिश में कि एक पूरा पैराग्राफ होता था एंड वी विल हैव टू नेम हेडिंग ऑफ द टॉप पैराग्राफ। तो अगर आप इस पूरे कॉन्फ्रेंस को अगर आप हेडिंग दीजिए तो दैट विल बी दिस इज आत्मनिर्भर भारत। इसी के इर्द गिर्द ये पूरी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने जो लीफलेट था इस कॉन्फ्रेंस का देखा था, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो इसी लाइन में, और अभी जो शिशिर जी ने अपने संबोधन दिया उसमें भी उस तरफ इशारा कर रहे थे। वो बहुत सारी चीजें, बहुत उन्होंने कंपेयर करा था कई देशों के बारे में जो पूरे विश्व में, तो इसलिए जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा उन्होंने बताया कि 2047 में हम लोगों को विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो इसमें जब हम इस संस्थान में ऐसे फोरम पे काम शुरू करेंगे तो ही धीरे धीरे ये 2047 होगा। 2047 जब आएगा तो आप लोग में से आप ही लोग रहेंगे, हम इधर जो स्टेज पर जो लोग बैठे हैं उसमें बहुत सारे कम लोग रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि जो आज आप भविष्य हैं देश का और आपने ये काम शुरू किया है, तो इसलिए हम आपको इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। जो आपका पूरे विश्व की जो डायनेमिक्स जो शिशिर जी ने अपने, क्योंकि वो फिक्की के साथ भी जुड़े हुए हैं तो इनके पास इनपुट्स बहुत हैं, तो पूरे विश्व की जो डायनेमिक्स है इकोनॉमिक्स की, वो डेली चेंज हो रही है। मतलब इतना फ्रिक्वेंट चेंज, कभी इतना चेंज किसी ने देखा नहीं था, ना सोचा भी था। 1984 में जब हमारी एक गवर्नमेंट थी और ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम क्या करते हैं, अपने को कमरे के अंदर बंद करके रखते हैं, हम दूसरी चीज देखना नहीं चाहते, और अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीजें तो बड़ी खराब हैं और ये तो वेस्टर्न कल्चर है, ये कल्चर, वो दुनिया भर के जो मतलब जितने निगेटिव थॉट्स होते हैं वो हम इम्पेक्ट कर देते हैं उस जो भी चेंज। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तब भी हमारे देश में इसका विरोध भी हो रहा था।
विरोध हो रहा था ग्लोबलाइजेशन का, और लोग उस समय, लोगों को उस समय की जो सरकार है वो भी बधाई के पात्र है कि जिसने इन स्पाइट ऑफ ऑल सच रेजिस्टेंस ग्लोबलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाए। आज की डेट में आप देखिए, आप अपने इसी इंस्टीट्यूट से जाना है, अगर मान लो एयरपोर्ट, तो यू विल कॉल ए उबर से आप जाएंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इज मैनेज्ड बाय सम अदर मल्टीनेशनल कंपनी। आप जिस जहाज पर बैठने जा रहे हैं 10 इंडियन ऑपरेटर्स, मान लीजिए इंडिगो पे जा रहे हैं, जिस जहाज में आप बैठ रहे हैं वो किसी दूसरे देश का बना हुआ है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसी दूसरे देश का है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, और ये ट्रुथ था, उस समय की कंडीशन थी। हम लोगों ने थोड़ा सा देर में इसको अडॉप्ट करा एनीवे, लेकिन क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो इतना मजबूत रहा है। एक समय ऐसा था कि इस देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। मैं इसलिए ये बात बोलना चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, 25% जो वर्ल्ड का ट्रेड होता था वो इंडिया से होता था, और हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा ट्रेड बड़ा स्ट्रांग था, और हम इकोनॉमी में 25%, वर्ल्ड की इकोनॉमी में अपना शेयर रखते थे, 25%। और जब हम गुलामी के बाद स्वतंत्रता मिली है तो वी स्टार्ट आवर कैरियर फ्रॉम 4%। 4 भी नहीं था उस समय जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। जब हमें 1960 का एक एग्जाम्पल है, 1960 में आप हम कंपेयर करिए वर्ल्ड में, तो यूएस 1960 में भी वर्ल्ड को लीड कर रहा था, आज भी वर्ल्ड को लीड कर रहा है। 1960 में हम 12वीं इकॉनमी थे, 12th। चाइना 1960 में 4 नंबर पर था और आज वो नंबर 2 पर है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि जो भी चीजें होती हैं, जैसे जो चीजें, रेजिलियंस की बात हम इसमें कर रहे हैं आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। रेजिलियंस में अगर आप ऐसे देखिए, मैं आपको जो स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूं, आप कार चलाते हो, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, आप साइकिल चलाते हो, सभी इन तीनों ये चलती है ना हमारी सड़क पर, मूविंग बॉडी है ये। हम इस पे ऊपर बैठे रहते हैं और वो हमको चलाता कौन है? इंजन चलाता है। बट वी डोंट नो द कंडीशन ऑफ रोड, हाउ इट इज। तो सभी गाड़ियों में जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस है, मैं आपको इसलिए इसको कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं मैं। सॉकर लगे होते हैं सभी गाड़ियों में, इवन साइकिल में भी सॉकर है। आपकी मोटरसाइकिल में आगे 2 सॉकर है, पीछे 2 सॉकर है। आपकी गाड़ी 4 व्हीलर में भी सॉकर्स हैं। सॉकर किस लिए लगाते हैं? अगर सडनली आपके सड़क में कोई पैच आ गया, गड्ढा आ गया, तो आपके गाड़ी पर उसका इंपैक्ट न पड़े, गाड़ी सस्टेन करे उसके शॉक को, और आपके ऊपर उसका इंपैक्ट न पड़े भी तो बहुत ही कम पड़े, और इतना पड़े कि इमीडिएटली आप रिकवर कर लें। तो जो इकोनॉमिक्स भी हमारी चलती हुई चीज है, और इकोनॉमिक्स में भी रेजिलियंस जरूरी है। और रेजिलियंस इसलिए है कि शॉक कितना है, हम कितना बियर करने की कैपेसिटी रखते हैं, और हम ऐसा काम करें कि वो शॉक आए ही ना। ये 3 बेसिक चीजें हैं जो रेजिलियंस है। इकोनॉमिस्ट इस पर चर्चा कर रहे हैं, और इसका पास्ट में जितने भी अभी शिशिर जी ने जितने एग्जाम्पल दिए हैं वो सभी इसके अंदर फिट इन होते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, वार चल रही है 2 देशों में। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, हाउ वी आर इम्पैक्टेड विद दीज 2 वार। यूक्रेन और रशिया से वार चल रहा है, तो हाउ वी आर इम्पैक्टेड। हम लोग जब जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है, वो हमारे बीच में MOU था रशिया के साथ, हमारा रशिया बहुत अच्छा पार्टनर था, तो हमने ज्यादातर जो फाइटर प्लेन्स थे वो रशियन खरीदे थे। मिग 21, 23, 25, 27 मिग सीरीज जितनी भी आई, उस समय USSR 14-15 देशों का एक समूह था। यूक्रेन वाज आल्सो वन ऑफ द देम। तो हुआ ये कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में
कोई चीज कर्नाटक से बन के आए, कोई चीज कानपुर से बन के आए और वो असेंबल हो जाए एक जगह पर। तो यही हुआ हमारे साथ, जब हमारा दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है और दोनों देशों के इक्विपमेंट हमारे डिफेंस इक्विपमेंट में लगे हुए हैं। MiG-21 का जो आगे का हिस्सा है वो यूक्रेन का है, जो उसका पीछे का प्रोपेलर है वो रशिया का है, और दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। हमको स्पेयर्स नहीं मिल सकते। Although the government has डिफेंस के लोगों ने दूसरा रीजन दिया टू ग्राउंड MiG-21, लेकिन जो पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में आया था वो ये है। तो हुआ ये क्या, हमको क्या करना है इसमें? जैसे ये दो देश लड़ रहे हैं, हमारा क्या हुआ? हमारा तो MiG-21 या और भी चीजें हो सकती होंगी जो वो इम्पैक्ट हो गया। तो ये हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाला। अब हमको दूसरे देश से जहाज खरीदना है, वो बहुत महंगा भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं होगी, यार टेक्नोलॉजी वो देते नहीं है। पहले तो ये जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग खरीदते थे तो हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं पाते थे, वो लोग उनकी टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। बट बाद में गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करा और हम टेक्नोलॉजी पे आए। तो ये इम्पैक्ट है। और ऐसे केस में जब आप आत्मनिर्भर होंगे तभी आप सस्टेन कर सकते हैं शॉक्स को। और चूंकि हमारा देश 140 करोड़ है आज, ऐसी उम्मीद है कि 2030 तक हम 150 करोड़ देश की जनसंख्या होगी। एक समय ऐसा था, लोग कहते थे कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, वो हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन आज की डेट में जो अभी हम लोगों ने चर्चा करी है पीछे संबोधनों में, वो जो रेजिलियंस है इंडिया की आई, इवन इन कोविड, इवन इन दीज वार कंडीशंस, वो हमारे कंज्यूमर मार्केट की वजह से आई। आज की डेट में जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो ज्यादातर मेजर पोर्शन आपके कंज्यूमर मार्केट्स को लीड कर रहा है। वी डोंट हैव मैन्युफैक्चरिंग शेयर मच, ऑल्दो वी आर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग शेयर, बट वी कांट से कि दिस इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। और ऐसा क्यों है, मैं जो जितने यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहता हूं। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, वी डोंट हैव मच पेटेंट्स। मैं 5 कंपनियों के नाम ले रहा हूं मैं, जिनकी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो हमारे देश के जीडीपी के बराबर है, जबकि हमारा 140 करोड़ का देश है और उनके कंपनियों में 2.5 लाख 3 लाख लोग काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने सुना है? 2.5 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी है। एनवीडिया एआई का लीडर है इस समय वर्ल्ड में। दे आर हैविंग कंट्रीब्यूशन, दे आर शेयरिंग शेयर ऑफ एआई एप्लीकेशन एंड एआई जीपीयू का 75-80% से ज्यादा उनका शेयर है। गूगल, एप्पल, यहाँ पर जितने लोग होंगे उसमें मेरे को लग रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास एप्पल का फोन है। सामने मैंने देखा भी कुछ लोग ये यूज कर रहे थे। ये जितनी कंपनियां हैं आपकी, ये सारी $2 ट्रिलियन से ज्यादा की इनकी जीडीपी है। और ये यूएस की इकोनॉमी में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, देयर प्रॉफिट कन्वर्टेड इनटू जीडीपी ग्रोथ इज मच हायर कंपेयर टू आवर इंडस्ट्रीज। जो हमारी लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये तो शिशिर जी बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी जो लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो हमारी जीडीपी में जो कन्वर्ट हो रहा है वो दैट इज 4.1% का है। बस प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बट जीडीपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये तो इकोनॉमिक्स को सोचना चाहिए। इकोनॉमिक्स के जो जानकार हैं उनको इस पर बड़ा ही सीरियसली थिंक करना पड़ेगा। और ये जो हम 5-6 कंपनियां हैं, जो हम कहते हैं 1 ट्रिलियन की कंपनी का क्लब बनाया है हमने, उसमें अंदर एमआरको केवल एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी रही है। बाकी सारे स्टार्टअप हैं। फेसबुक का मैंने नाम ले लिया। फेसबुक इंडिया सबसे ज्यादा यूज कर रहा है फेसबुक को, और जब से उन्होंने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है तो वो भी सबसे लीडर हो गए। व्हाट्सएप को खरीदने वाली फेसबुक कंपनी है, और व्हाट्सएप सबसे महंगी डील हुई थी जब कोई एक कंपनी खरीदी जाए जिसका कोई फैक्ट्री ना हो और एक दूसरी कंपनी उसको एक्वायर करी। और व्हाट्सएप क्या था? एक स्टार्टअप था।
हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास रिसर्च पेपर बहुत हैं। आज आप बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, बट पेटेंट नहीं है। हम वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी यूज करने वाले नंबर 1 है। टेक्नोलॉजी क्रिएट करने पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि ये आत्मनिर्भर भारत ही आपका पूरा टॉपिक है। और जब आपके पास स्ट्रेंथ होगी तभी विश्व में आपकी कीमत होगी। ऐसे मान के चलिए, जो सबसे बड़ा सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य पैसा है, आपके पास होना चाहिए, आपके पास पावर होना चाहिए, तभी आपकी बात को विश्व में कोई सुनेगा। और हमारे पास आज विश्व क्यों हमको सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यंग जनरेशन की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, जो वर्ल्ड को हम आने वाले समय में दिशा देने वाले हैं। इसलिए विश्व आज हमारे देश को सुन रहा है। नहीं तो आपको याद होगा कि एक ऐसा भी समय आया था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाया था वाशिंगटन में डिस्कशन करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। वो भी दिन हम लोगों ने देखा। हमारे देश का सोना गिरवी रखा गया था टू गो फॉर ए बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो क्राइसिस थी। आज हमारे पास जो वर्ल्ड करेंसी है, जो हमारे पास है, जो मुद्रा है हमारे स्टॉक में, वो इतनी है कि हम 11 महीने का जो डेप्ट है और जो फॉरेन की जो कमिटमेंट्स है वो पूरी कर सकते हैं 1 गो में। ये सब आप लोगों की वजह से, जो हमारी जो जनरेशंस हैं जो काम कर रही हैं। मैंने आपको इसलिए बोला कि पेटेंट हमारे पास नहीं होगा तो ये देश लंबे समय तक 2047 में अगर हम विकसित भारत, जैसे शिशिर जी ने कहा कि 2026 तक हम जापान को छोड़ देंगे, जापान और जर्मनी को। यूएसए की ग्रोथ चल रही है 2.7%, जो लास्ट ईयर 23-24 का जो डेटा है, या 22-23 का डेटा है। चाइना का 4.6 है, जर्मनी का तो 0.2 है, बट they were having negative growth, and Japan is having 0.9%, और इंडिया का जो ग्रोथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.8 to 7 के बीच में है। तो हम 2026 तक तो 2 देशों को तो पीछे छोड़ के वी बिकम 3rd इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के बाद हम 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में आज की डेट में, आज जो अगर आप टोटल देखो तो करीब जर्मनी का 4.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जीडीपी की, जापान की 4.2 ट्रिलियन है, एंड वी आर एट 3.95। तो 2 को तो अब 2026 में हम छोड़ देंगे, बट अगला जो टारगेट है 2nd नंबर का, दैट विल ए डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। और वो तभी होगा जब आप स्टार्टअप पर काम करेंगे, यू विल गो फॉर द पेटेंट होगा तभी होगा। दूसरा, एक जो हमारे इंडस्ट्रीज को देखना है कि हाउ दे विल कन्वर्ट देयर प्रॉफिट इनटू द जीडीपी ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री, ज्यादा से ज्यादा कैसे वो कन्वर्ट हो पाए। इसमें जो चैलेंजेस हैं, जो अभी आपके चेयरमैन साहब ने भी इस पर डाला, हमारे को कन्वेंशनल एनर्जी पर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर फोकस करना पड़ेगा। जो फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे थे शिशिर जी की, उस पर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। और आप देखिए कि हमारे जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, लड़ाई के बाद भी हमने ऑयल के प्राइस को कांस्टेंट रखा, और कांस्टेंट तभी रख पाए जब एक तरफ आप समझिए रशिया पर सैंक्शन लगा रखा था यूएस ने, एंड वी वेर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ये तभी होता है जब आपकी मजबूत इच्छा शक्ति होती है, और जब आप मजबूत होते हैं, किन कारणों से मजबूत हैं वो आप विश्व जानता है, लेकिन जब आप मजबूत होते हैं तभी आपकी बात सुनी जाती है। इंडिया ने परवाह नहीं किया है अमेरिका का। वी आर हैविंग गुड फ्रेंड विथ हैविंग गुड रिलेशन विथ अमेरिका एज वेल एज रशिया। ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा जो ध्येय है। तो एनर्जी को हमें, जिस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, ग्रीन फ्यूल पे काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर वी आर वर्किंग, एंड डेफिनेटली हम लोग उसको लीड करेंगे। दूसरा है सेमीकंडक्टर। हमारे देश में सिलिका बहुत है, सिलिका मतलब आप रेत समझो, और सेमीकंडक्टर का वो बेस मटेरियल है। केवल हमारी रिसर्च चाहिए, जो आप लोग रिसर्च करते हैं,
टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो इस पर काम करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने तो अपना कैरियर ही शुरू किया, SCL में था मैं। वी वेंट टू कारपोरेट की आप कंप्यूटर खरीद लीजिए। शिशिर जी, मैं स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर के पास गया, कहा मेरी 3 आदमियों की टीम थी, मेरे को मार्केटिंग में डाला था, मैं कंप्यूटर बेचने के लिए गया उनके पास। तो वहां पर एक सज्जन आए, बोले आप तो समाज के दुश्मन हो, ये कंप्यूटर आप बेच देंगे तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो हमको बड़ा, मैं डिस्करेज हुआ। और आपको बता दूं, उसके कारण हो सकता है कि मैंने अपना एरिया बदल दिया। हमने कहा छोड़ो, जाने दो, यहाँ क्या है, कुछ करो, रिसर्च वगैरह काम करो। सो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी हम लोगों के देश में शुरू हो गई है, इंडस्ट्री का एकेडमिया से कनेक्ट। पहले नहीं था। और आपको बता दूं, जितने भी हम देशों की बात कर रहे हैं जो आज की डेट में दे आर हैविंग आवर कंपटीटर, उन सभी, आप यूएस की ले लो आप, कोई, क्योंकि यूएस नंबर 1 है, हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उनकी हो वो हम अडॉप्ट करें, जो खराब प्रैक्टिस है उसको तो किनारे रखें। वहां क्या है कि जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो वहां के अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ, मिडिल टीयर के इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ के रखा है उन्होंने। जब भी कभी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो दे आर गिविंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स कि आप हमको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो। और जब वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर उनकी R&D टीम प्रोटोटाइप डेवलप करती है और ये कैस्केडिंग इफेक्ट चलता है। हमारे देश में ऐसा नहीं था। वी वर वर्किंग इन आइसोलेशन। इंडस्ट्री अलग काम कर रही थी, एकेडमी अलग काम कर रही थी। एक दिन इंडस्ट्री को रियलाइज हुआ कि जो अपॉर्चुनिटी कास्ट व्हाट द स्टूडेंट्स जो उनके पास जाते हैं, उनको ट्रेन करने में उनको जो अपॉर्चुनिटी कास्ट पे करना पड़ रहा है, तब इन लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा है कि हमारे को किस तरह का लड़का चाहिए, मेरे को, हम लोगों को बताना पड़ेगा एकेडमिया को। और अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं और एक जो इंडस्ट्री के भी लोग हैं वो भी इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसके कारण से क्या होगा, जो NEP की बात आपने करी, उन्होंने NEP में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम NEP को किस रूप में देख रहे हैं। बेसिकली हम लोग स्किल इंप्रूव करने की दिशा में उसको काम कर रहे हैं और एजुकेशन फ्लेक्सिबल होता है। फॉरेन कंट्रीज में जो फीस होती है वो एनुअल चार्ज नहीं करते, दे आर चार्जिंग ऑन पर सब्जेक्ट बेसिस। मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, हम इसकी फीस दे के हम पढ़ाई करेंगे, ये नहीं करेंगे। बट इन इंडिया वी आर चार्जिंग एनुअल फीस। एक बार दे दो फीस, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो जाओ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी हम NEP में हम लोग दे रहे हैं। मल्टीपल एंट्री, एग्जिट, स्किल पर ज्यादा फोकस है कि हम कैसे बेस मॉड्यूल पर कितना हम स्किल चढ़ा सकते हैं। 157 कंट्रीज में स्किल में हमारा नंबर है 141 के करीब है। 157 में 141 पर है हम स्किल के कैटेगरी में। अगर आप टॉप के कंट्रीज में स्किल देखिए, और चाइना कैसे आगे चला, जापान कैसे आगे चला। जर्मनी और जापान में अंतर है। जापान ने मास प्रोडक्शन शुरू किया इंस्पाइट ऑफ देयर, जो अभी चर्चा कर रहे थे शिशिर जी की रेजिलियंस में, जापान को एक एग्जांपल ले लीजिए। इनके पास एटम बम के बाद भी इन्होंने अपनी इकोनॉमी को इस स्टेज पर लेके आए हैं। इसी को रेजिलियंस के फॉर्म में देखिए। इनका मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, इनके प्रोडक्ट अमेरिका में बिकने लगे। ये होता है। जर्मनी का दूसरा सेट है। जर्मनी का क्या है कि वो इतना रोबस्ट सिस्टम बनाते हैं कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, बल्कि बहुत होगी, बट मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी उनकी कम होगी। दोनों देश में जो प्रोडक्ट के कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये चीजें आप कहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स हमको ज्यादा बढ़ाना है। इसके जो चैलेंजेस हैं, जो रेजिलियंस के हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए एक चैलेंज है। 116वां स्थान है 157 कंट्रीज में, सॉरी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना है अपने को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है और भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी आता है जो मैंने आपको बताया, सेमीकंडक्टर है, सोलर पर हम काम कर रहे हैं।
वी आर गोइंग टू बिकम द सोलर हब ऑफ द वर्ल्ड, और हम सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ये नेचुरल चीजें हैं, वो हमारे पास भगवान ने दे रखी हैं। स्किल पर हमको ज्यादा फोकस करना है, और स्टार्टअप पॉलिसीज गवर्नमेंट ने भी इशू की हुई हैं। मैं भी आपके यहाँ जो कॉलेज है आपका जयपुरिया इंस्टीट्यूट, उसमें भी मैं इनसे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को एक स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करिए, इंक्यूबेशन सेंटर आप बनाएंगे। आल्दो की जो स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है इट इज अराउंड 2-3% के करीब है, बट अगर 3% भी हमारा स्टार्टअप सफल होता है तो ये देश हमारा 140 करोड़ का है। दैट विल गिव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम रेजिलियंस पे फोकस कर रहे हैं। और हमारी तो जन्म से ही बचत की आदत रही है। गांव में हम लोग हाई स्कूल में थे, हम लोग एक गुल्लक होता था जिस पर एक पिक्चर भी बनी थी, गुल्लक में पैसा डालते थे। हमारी सेविंग की आदत रही है देश के सभी लोगों की, और यही कारण है कि वो जो रेजिलियंस है, जब हम मुसीबत में आते हैं तो वो हमारा जो डिपॉजिट है वो पूरा होता है। और अंत में मैं एक जो आपके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, इसमें गीता का उपदेश है, उसमें कर्म हमारे हाथ में है। कर्म करना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, लेकिन वो सभी आपके हित के लिए होगा, आपके संस्थान के हित के लिए होगा, देश के हित के लिए होगा, और एज ए होल पूरे विश्व कम्युनिटी को है। और भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु हम बनने की लाइन में हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित जो 2047 में जो सबकी अपेक्षाएं हैं कि हम लोग वर्ल्ड को लीड करें। मैं तो विदेश गया नहीं हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग विदेश गए हों। पहले विदेशों में जाने में जो इंडिया की क्रेडिबिलिटी थी, आज की इंडिया की क्रेडिबिलिटी में अंतर है। और ये सिर्फ हमारे नागरिक को, जो भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो परसेप्शन विश्व को दे रहे हैं, उसके कारण ऐसा हो पाया है। और इसको और आगे तेजी से बढ़ाना है, और ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।